नमस्कार, मेरा नाम वरुण सिन्हा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। कहते हैं राजनीति में दूर की सोच रखना ये समझाता है कि आप किस तरीके से चुनावों के परिणाम और दूरगामी सोच के साथ भविष्य की नीति पर काम कर सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव से बेहतर ये बात कोई समझ नहीं सकता, जिन्होंने बार-बार ये प्रूफ भी किया और अपनी राजनीति से समझाया भी कि अगर चाहे प्रदेश की राजनीति हो या फिर सेंट्रल की, हमेशा दूसरों को ये समझाते नजर आए कि उनसे बेहतर और बढ़िया खिलाड़ी बहुत कम है। तो आरजेडी 27 साल पूरे कर चुकी है और ऐसे में 27 साल पूरे करने पे कार्यक्रम जो हुआ, उसमें जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए कि मुकदमा मुकदमा चाहे कितने करो, 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। वहीं लालू यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए, भोजपुरी में भाषण दिया और महंगाई पर चर्चा करना नहीं भूले। वो जानते हैं कि शायद महंगाई वो चीज है, वो स्थिति है, वो परिस्थिति है, जिससे आम आदमी सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। आम आदमी समझता है कि उसकी जेब पर जब असर पड़ेगा, तो ऐसे में सीधे तौर पर वो नेताओं के बारे में सोचेगा, शासन के बारे में सोचेगा, परिस्थिति के बारे में सोचेगा। इसलिए लालू यादव ने अपने अंदाज में महंगाई का जिक्र जरूर किया। इसके अलावा ये भी साफ तौर पे करा कि जो परिस्थितियां बनी हैं, उसमें आने वाले दिनों में विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है। अब देश को ये तय करना है कि कैसे आगे स्थिति को बनाया जाए। तो सवाल आज हमारा जो है वो ये कि 2024 में बिहार में आरजेडी बनाम बीजेपी होगा। क्या अभी भी बिहार में लालू का चमत्कार बाकी है? और पिछले 27 वर्षों में कितनी बदली आरजेडी की राजनीति? तो इस डिस्कशन में मेरे साथ जो जुड़ने वाले हैं, मेरे सहयोगी सौरभ कुमार रहेंगे। इसके अलावा संजय कुमार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, विनीत सिंह जी प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी, और साथ साथ कुछ और सहयोगी मेरे इसमें जुड़ेंगे। तो पहला सवाल मेरा सौरभ आपसे है कि जो परिस्थिति नजर आई, आज लालू यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए, भोजपुरी में भाषण दिया, कटाक्ष केंद्र पर कसा। 2024 की राजनीति को आगे बढ़ाना है तो ऐसे में हर मंच को प्रयोग में लाना होगा, ये लालू यादव से बेहतर कोई जानता नहीं है। तो 27 साल के इस कार्यकाल में और अब की परिस्थिति में आरजेडी को आप किस अंदाज में, किस परिस्थिति में, किस हालात में नजर देखते जी बिल्कुल वरुण, लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जो अंदाज है ये बिहार की जनता को करीब 5-6 सालों के बाद देखने को मिल रही है। जनता भी काफी उत्साहित है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब लालू प्रसाद यादव आज कार्यालय आने वाले थे तो जनता में एक अजीब तरह की खुशी दिखाई दे रही थी। निश्चित रूप से वो आरजेडी के कार्यकर्ता थे लेकिन काफी खुश थे। उनको लग रहा था कि उनका नेता आ रहा है। और लालू यादव की खासियत भी यही है, जब वो जनता को संबोधित करते हैं तो वो जनता को अपने आप से कनेक्ट कर लेते हैं और वो खुद ही जनता बन जाते हैं और जनता की आवाज को वो अपने संबोधन में रखते हैं। लालू प्रसाद यादव की खासियत यही है। आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी 23 बिहार की राजधानी पटना में इतनी बड़ी विपक्षी एकता की बैठक होती है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें सारा जो ये था, मतलब मजमा जो था वो लालू प्रसाद यादव ने लूटा। हालांकि वो सबसे लास्ट में बोले, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने बात की और काफी कम समय का उनका संबोधन भी था मीडिया के सामने, लेकिन उतने कम समय में वो सबसे ज्यादा चर्चित हो गए, सबसे ज्यादा हेडलाइन उन्हीं के बयान पर बनी। तो ये लालू प्रसाद यादव की खासियत है। समय चाहे कुछ भी हो, अगर उनको 2 मिनट भी बोलने के लिए दिया जाता है तो उनको पता है कि हमें बोलना क्या है। आज जो स्थिति है बिहार में, अगर आप 3-4-5 दिनों की जो बिहार में जिस तरीके से गतिविधियां जो है वो लगातार बदल रही है, ऐसे में निश्चित रूप से यह भी संभावना जताई जा रही है कि 2024 में बीजेपी के सामने आरजेडी ही खड़ा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। एक चर्चा यह भी है कि हो सकता है नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर फिर से एनडीए की तरफ जा सकते हैं। जिस तरीके से वो एक दिन पहले अपने राज्यसभा सांसद हरिवंश जी से मिले और 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास में दोनों की मुलाकात हुई। हालांकि सांसद के लिए जो समय रखा गया था वो मात्र 15 मिनट का समय रखा गया, लेकिन हरिवंश जी से उन्होंने 1.5 घंटे तक मुलाकात की और काफी गुपचुप तरीके से इस पूरे मीटिंग को रखा भी गया था। मीडिया को कोई खबर नहीं लगी, कोई फोटोग्राफ सीएम हाउस से लीक नहीं किया गया।
तो इस चीज के बाद अगर आज की घटना अगर आप देखेंगे तो आज शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से अपने सचिव यानी अपर सचिव के पाठक के खिलाफ में लेटर लिखा है, हालांकि वो लेटर इंटरनल है, वो विभाग के अंदर का लेटर है, लेकिन वो लेटर लीक हो गया है। और लेटर लिखना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आरजेडी के कोटे से आते हैं, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक अधिकारी के खिलाफ लेटर लिखा है, लेकिन जिस तरीके से उस अधिकारी का बचाव बिहार सरकार के मंत्री कर रहे हैं, और खासम खास यानी नीतीश कुमार के खासम खास श्रवण कुमार जो मंत्री हैं और नीतीश कुमार के काफी खास माने जाते हैं, नीरज कुमार जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो शिक्षा मंत्री का बचाव नहीं कर रहे हैं, वो अधिकारी का बचाव कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अधिकारी अपनी जगह पर सही है। तो इससे निश्चित तौर पर लगता है कि बिहार में आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। 2017 में जो घटना घटी थी, जिस तरीके से नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के में शामिल हो गए थे, वो घटना फिर से घट सकती है, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है वह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के बारे में मांग कर रही है कि उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। और यही बातें 2017 में भी हुई थी, बीजेपी ने मांग किया था, हालांकि उस समय केवल तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया गया था, लेकिन अब तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गया। तो निश्चित रूप से इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा कब होगा यह कहना मुश्किल है, कारण नीतीश कुमार के बारे में सबको पता है कि वो क्या कब करेंगे, इसके बारे में जानकारी किसी को भी नहीं है। तो मेरे साथ दो लोग और जुड़ गए हैं, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और साथ में कुंतल कृष्ण जी प्रवक्ता बीजेपी के। मृत्युंजय जी, मैं पहला सवाल आपसे लूंगा। 27 साल गुजर गए, 27 सालों में आरजेडी ने अपने आप को आसमान से लेकर बीच में संघर्ष भी किया और अब परिस्थितियों को अनुकूल भी किया। तो ऐसी परिस्थिति में इन 27 सालों के संघर्ष में लालू प्रसाद यादव ने एक तरीके से कहा जाए तो पार्टी को स्थापित किया और लगातार आगे बढ़ा रहे। आज के भाषण में साफ तौर पे लगा कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर सेंट्रकॉम पे निशाना साधना, विपक्ष की एकजुटता दिखाना और आने वाले दिनों के लिए परिस्थिति को अनुकूल करना। तो क्या लगता है कि विपक्ष की एकता को बनाए रखने के लिए जो पहल की गई थी वो आगे सुचारू रूप से चलती रहेगी? क्योंकि सौरभ कह रहे हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर स्थिति कई बार डावाडोल रहती है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि आज राष्ट्रीय जनता दल 27वें वर्ष स्थापना के हो गए और 27 वर्षों में जो सफर रहा राष्ट्रीय जनता दल का, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय इसको लेकर जो लकीरें खींची है, आज देश भी ये मानता है कि जो शोषितों, वंचितों, गरीबों, किसानों के हक और हकूक की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। अब जिस तरह से आज देश के हालात हैं, लोकतंत्र संविधान खतरे में है, देश का नौजवान किसान परेशान है, गरीब मजदूर महंगाई की मार से परेशान है। चारों ओर आज इस बात को महसूस किया जा रहा है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी की आवाज जो गरीबों, वंचितों, शोषितों के हक में जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, उस आवाज को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तरह तरह के कुचक्र रच रही है। इसके बावजूद लालू प्रसाद जी ने भर दिया है हुंकार, अब डर गई है मोदी जी की सरकार। 24 की बड़ी लड़ाई है, इसी की तैयारी है और पूरा देश के गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित ये सारे लोग आदरणीय लालू प्रसाद जी की ओर देख रहे हैं कि लालू प्रसाद जी ने जब कमर कस लिया है तो भाजपा सरकार की विदाई 24 में तय है। तो आज लालू प्रसाद जी ने भी फिर से ये संदेश दिया और उम्मीदों का किरण बन के उन गरीबों के लिए लालू प्रसाद जी जब हुंकार भरते हैं तो गरीबों को लगता है कि उनके हित की बात करने वाला कोई है और जो बड़ी लड़ाई है उसकी तैयारी के लिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं। अब तो हमारे पास युवा नेतृत्व भी है तेजस्वी यादव जी के रूप में, जो 32-33 वर्ष के उम्र में है और 27 वर्ष की उम्र का हमारी पार्टी भी है। इसलिए इस पार्टी का सौभाग्य है कि युवा नेतृत्व भी मिल चुका है
जिसके अंदर समाजवादी अंश और वंश भी है तेजस्वी यादव जी में, और वो लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी ने जो लड़ाई लड़ी है उसको आगे बढ़कर लड़ने का काम कर रहे हैं। मृत्युंजय जी, लालू यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए, भोजपुरी में भाषण दिया। आप खुद कह रहे हैं कि तेजस्वी यूथ को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं और लालू यादव का जो पुराना स्टाइल है उसी स्टाइल में वो आम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्या वो पुराना जो दौर था, जो पुराना अट्रैक्शन था, जिस तरीके से लालू यादव जो है लोगों से जुड़ते थे, क्या उसी अंदाज में दोबारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, लालू प्रसाद जी एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचारधारा बन गए हैं, और लालू प्रसाद जी को चाहने वाले, लालू प्रसाद जी को जानने वाले अच्छी तरह से समझते हैं कि लालू प्रसाद जी ने जो लड़ाई लड़ी है उसे कोई भुला नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है, और आज भी वो अड़े हुए हैं। गरीबों की, शोषितों के, वंचितों की बात करते हैं तो उनको, उनके ऊपर किस तरह से सत्ता के दम पर उनको परेशान करने की साजिश और षड्यंत्र होती है। तो इसको लेकर के लालू प्रसाद जी का आज भी वो तेवर जो है, वो जो तेवर है वो लालू प्रसाद जी का, उससे भाजपा घबराती है। और विपक्षी दलों की एकजुटता की बैठक के बाद जब लालू प्रसाद जी ने कहा कि हम फिट हैं और मोदी जी को फिट कर देंगे, तो पूरा देश को एक उम्मीद देश की जनता में आई कि अब मोदी सरकार की विदाई तय है, कि लालू प्रसाद जी अब पूरी तरह से फिट हैं और मोदी जी को भी फिट करेंगे। ये लड़ाई है गरीबों अमीरों की, ये लड़ाई है सच और झूठ की, ये लड़ाई एक सवाल मैं आपसे और एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। सौरभ ने वो सवाल उठाया था और उसी सवाल को मैं आपसे रिपीट करना चाहूंगा। आपके सहयोगी नीतीश कुमार के ऊपर संदेह की स्थिति बन जाती है कई बार लगता है वो महागठबंधन में रहेंगे, कई बार लगता है वो कहीं ऐसा ना हो कि संबंध तोड़ के कहीं और चले जाएं। और यही संदेह वाली स्थिति आपको क्या परेशान नहीं करती, या समझौता लगता है, या महागठबंधन आपको लगता है कि आगे चलता ही रहेगा? कितना भरोसा है आपको? देखिए, कहीं कोई न कोई कहीं जाने वाले हैं, और न जो कयास और जो ये अफवाह फैलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, इसमें कोई दम नहीं है। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो मुहिम है उसको मंजिल तक पहुंचाया जाएगा, अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी, तमाम गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं ने संकल्प लिया है। अब ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी जब डरी हुई है, घबराई हुई है, वो बहुत तरह से प्रयास कर रही है कि इनकी आवाज को, इनकी मुहिम को दबाया जाए, खत्म किया जाए। महाराष्ट्र की घटना सबके सामने है। फिर भी हम कह रहे हैं कि बिहार में उतनी ताकत है कि बिहार ने जब जब अंगड़ाई ली है तब तब देश की सत्ता में परिवर्तन आई है। तो अब 24 की लड़ाई में बिहार का अहम रोल है, उसमें नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका है। इसलिए ये सब जो बातें हो रही है इसमें कोई दम नहीं। सौरभ, कोई सवाल आपका मृत्युंजय जी से? मृत्युंजय जी, ये बताइए, आपने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि वो हमारे साथ रहेंगे और विपक्षी एकता की जो अगुवाई है वो भी कर रहे हैं, लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने इसके पहले सदन में बोला था कि मीठी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो गए बीजेपी के साथ। तो आप इतना भरोसा नीतीश कुमार पर कैसे कर सकते हैं? हो सकता है वो फिर से चले जाए, तब आपकी जो 2024 की लड़ाई है वो तो काफी कमजोर हो जाएगी। देखिए, जो बातें बीत गई, जो बीत गई तो बात गई। अब तो आगे आगे देखिए, 24 की लड़ाई है। अब उन्होंने क्या कहा था, क्या किया था, इस पर जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा इसका व्याख्या करने में। अभी उन्होंने क्या कहा हम इसको देख रहे हैं। भाजपा मुक्त भारत बनाना है, और राजनीति में ये सब चलता रहता है। ठीक है मृत्युंजय जी, आज की हम बात करते हैं। आपके शिक्षा मंत्री आरजेडी कोटे से आते हैं, उन्होंने के पाठक पर एक तरीके से आपत्ति जताई है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के असम खास अधिकारी का बचाव कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे?
देखिए, जब गठबंधन की सरकारें होती है तो ये सब तरह की बातें चलती रहती है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो सवाल किया है, ये उनके विभागीय मामला है, शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है। और बोलने को लेकर के या मीडिया में खबरों को लेकर के इस पर अगर हर दिन प्रतिक्रिया दी जाएगी तब तो रोज गठबंधन टूटने की नौबत है। कॉलिशन जो गठबंधन चलता है, गठबंधन धर्म का पालन नेतृत्व के द्वारा क्या बातें कही गई ये अहम है। नेतृत्व लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा, इस पर ही ज्यादा ध्यान देना है। बाकी सब चीज ये सब चलते रहेंगे, इसके बावजूद गठबंधन मजबूती से कायम रहेगा। मृत्युंजय जी, ये 10 महीने पहले तो नहीं हुआ था ना। 10 महीने ही आपकी मतलब बिहार में आपकी सरकार बनी है, आपका गठबंधन बना है। इसके पहले तो ऐसे हालात नहीं थे। इसके तो पहले ये हालात नजर आते थे कि देखिए अगर आप अधिकारी का विरोध कर रहे हैं तो सामने वाली जो पार्टी है वो भी अधिकारी का विरोध करती है। लेकिन आज उल्टा कुछ दिखाई दे नहीं, रहा है देखिए जो कि गठबंधन के लिए और आप ये लोगों के लिए मामला सही नहीं है। ये ये मामला नेतृत्व का विषय है। ये सीएम, डिप्टी सीएम इस मामले को देखेंगे। हम सरकार के तो पार्ट है नहीं, हम तो अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो सरकार में क्या हो रहा है इसके लिए सरकार के मुखिया हैं और उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो सारे मामलों को देखेंगे और सारा कुछ समाधान हो जाएगा। इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। आपको जी। ये नहीं लग रहा कि अलग होने के लिए ये सब माहौल बनाया जा रहा है? नहीं नहीं, इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना समय देने के लिए। बाकी पैनल से भी अब डिस्कशन कर लेते हैं। कुंतल कृष्ण जी, आपने बहुत ही सरलता के साथ और आसानी से तमाम चीजों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसका जवाब भी आप दे दीजिए। वो कह रहे हैं हमारी लड़ाई आपसे है। वो कह रहे हैं जी बीजेपी के दिन चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो परिस्थितियां बनी हैं 2024 में पलट कर देंगे। विपक्ष पूरा एकजुट है। एक एक करके जरा सवालों के जवाब। वरुण जी, एक बात तो मृत्युंजय जी सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई पॉलिटिकल फोर्स बिहार में खड़ी है तो वो लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी ही है। पहले तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे देता हूं कि 27 साल तक उनकी पार्टी अभी तक बनी हुई है और बिहार में मजबूती के साथ बनी हुई है, इस बात की उनको बधाई। और ये बात भी सत्य है कि बीजेपी के सामने अगर कोई पॉलिटिकल फोर्स बिहार में आज के दिन में है तो लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी ही है। आज के दिन में तो नीतीश कुमार और बाकी सभी दल जो आरजेडी के साथ हैं, सबने आरजेडी के सामने घुटने टेक दिए हैं। सबने तो लालू प्रसाद यादव जी को अपना सुपर आका मान ही लिया है। तो इस बात में तो कोई शक नहीं। दूसरी बात, जहां तक बात रही 2024, तो जिस विपक्षी एकता की बात बार बार करते हैं साहब, जितने लोग आए थे फोटो खिंचवाने उतने लोग भी फोटो नहीं खिंचवा पाए साथ में। किस बात की एकता? जितने लोग सुबह में अलग अलग जहाजों से आए थे, जिनका बहुत भारी प्रचार किया गया था, फोटो खिंचवाते समय उतने लोग भी साथ नहीं आए। किस बात की विपक्षी एकता? भाई यहाँ तो एक गैंग साथ में खड़ा था, एक महाठगबंधन खड़ा था जिसमें हर व्यक्ति महाठग है और दूसरे महाठग को ठगने की कोशिश कर रहा है। भाई केजरीवाल साहब का अलग एजेंडा था, ममता दीदी का अलग एजेंडा था, लालू जी का अलग एजेंडा था, अखिलेश भाई का अलग एजेंडा था, नीतीश जी का तो सुपर एजेंडा था। और विपक्षी एकता का तो आलम यह है कि अगली तिथि तक तय नहीं हो पा रही है। यही समझ लें आप कौन सी विपक्षी एकता। 2024 में इस देश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की जो लोक कल्याणकारी सरकार चल रही है, संतुष्टि की सरकार जो चल रही है, जिसका गोल तुष्टिकरण नहीं है, जिसका गोल है संतुष्टिकरण, उस सरकार के आगे सब फेल है। ये लोग सिर्फ अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बात की गारंटी है, कोई भी भ्रष्टाचारी बाहर नहीं रहे, कोई भी भ्रष्टाचारी बाहर नहीं रहेगा। और ये जितनी पार्टियां हैं जो आप बता रहे हैं, खास के बिहार में, अब आप आरजेडी की बात कर लें, आरजेडी कहती है कि साहब देश का लोकतंत्र खतरे में है, राजा और राजा के बाद राजकुमार, ये तो लोकतंत्र में नहीं होता है ना, ये तो राजतंत्र में होता है। आरजेडी में सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, उसके बाद कौन? उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव। कहां आरजेडी ने मृत्युंजय तिवारी को बना दिया अपना नेता, जो हम इस बात को कहें कि भाई राजतंत्र नहीं लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? कहां आरजेडी ने किसी और को नेता बना दिया?
लालू प्रसाद यादव, उसके बाद लालू प्रसाद यादव और उसके बाद उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव, यानी राजा, राजा के बाद राजा का बेटा राजकुमार। चूंकि इन लोगों का अपना भ्रष्टाचार का साम्राज्य और इनका अपना स्थापित किया हुआ राजतंत्र खतरे में है, इसलिए ये लोग सब एकजुट होकर के भाजपा से लड़ना चाह रहे। जी वरुण जी। विनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही आराम से तसल्ली के साथ हमारी बातों को सुना, और शायद यही हम लोगों की डिस्कशन की कोशिश है। हम लोग सौरभ रोजाना यही कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जितने गेस्ट जुड़े उनको समय दिया जाए और बहुत ही तसल्ली के साथ ये डिस्कशन हो पाए। मेरा सवाल ये है आपसे कि एक तरफ तेजस्वी यादव, जिनको यूथ आइकॉन के तौर पे लगातार आरजेडी और जेडीयू या फिर पूरा महागठबंधन जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है युवाओं को जोड़ने, दूसरी तरफ चिराग पासवान, जिनको एक अलग एंगल से यूथ पसंद भी करता है और आप लोग भी कोशिश करते हैं। क्या ये माना जाए कि तेजस्वी के खिलाफ या उनके समकालीन परिस्थितियों में आप चिराग को आगे करने की कोशिश करेंगे और यही बीजेपी को फायदा दिलाएगा, और इसी कोशिश में आप लोग लगे? वरुण भाई, उस सवाल का उत्तर देने से पहले तो माफी चाहूंगा, थोड़ा गला बैठा हुआ है। आज का दिन हमारे लिए, हर लोजपाई कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा एक उत्सव का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे संस्थापक दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है। और आज मैं आपसे मुखातिब हूँ हाजीपुर की धरती से ही, जो उनकी कर्म भूमि रही है। चिराग पासवान जी आ गए हैं और यकीन मानिए लाखों की भीड़ जुटी हुई है। ऐसा ठसम ठस है कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है। अब आते हैं सवाल पे। वरुण भाई, कहाँ आपने मुकाबला कर दिया है? एक व्यक्ति ऐसा है जो कि 13 वर्ष में करोड़पति बन गया था बिना कुछ किए हुए, जो कि चार्ज शीटेड है। और एक चिराग पासवान जी ऐसे हैं जिनका की पूरा व्यक्तित्व बेदाग है, जो कि जन जन हर किसी के पास हर जिला में घूम रहे हैं, उनका दुख दर्द सुन रहे हैं। तो दोनों में कोई तुलना नहीं है। अभी तो राजद के प्रतिनिधि मृत्युंजय तिवारी जी चले गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजद के जो भी लोग हैं या जो भी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है, वो बस वो रटा रटाया बात करते हैं कि संविधान खतरे में। अरे भाई, कोई इनसे पूछे संविधान का कौन सा अनुच्छेद खतरे में है? आप लालू प्रसाद यादव जी की बात करें, प्रभु उनको दीर्घायु बनाए, पर ये बताइए कि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार का आलम क्या था? जो भी लोग यहाँ बिहार में बैठे हुए हैं सर, हम सब जानते हैं उस समय की स्थिति क्या थी। 50 मैसेकर हुए, नरसंहार हुए, जिसमें कि 550 लोग मारे गए थे। ये खुद कितनी बार जेल में गए हैं। पहला राजनेता ऐसे हैं जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया चुनाव लड़ने के लिए। और आप बात कर रहे हैं भैया कि बिहार की जनता है जो बीजेपी को अब भगा देगी, उखाड़ देगी। मुझे लगता है वरुण भाई की जो जनता भी बिहार की है, खासकर का युवा वर्ग, जिसने बिहार के लालू यादव के रेजीम को, राज्य को केवल सुना है और नीतीश कुमार के राज को देखा है, वो जानती है कि बिहार में ऐसे बातों का, जुमलाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो युवा वर्ग जो 55% है, 15 साल से लेकर 35 साल तक, वो चाहता है कि बिहार को बिहारी को गाली ना पड़े, एक बिहारी 100 बिहारी की बात, बीमारी की बात ना हो। वो चाहता है कि भ्रष्टाचार का रोकथाम हो। वो चाहता है कि बिहार अग्रणी राज्यों में शुमार हो। क्या लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, जो 32 साल से बड़े भाई छोटे भाई हैं, उन्होंने कुछ किया है? नहीं किया है। बीजेपी का देख लीजिए, हमने पहले भी कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हम लोग मुरीद हैं, प्रशंसक हैं। 9 साल में देश कहां से कहां पहुंचा, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। तो और प्रधानमंत्री जी ने तो बिल्कुल फूंक दिया है कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनके विरोध में 24 और 25 का चुनाव लड़ा जाएगा, विशेष करके 24 का चुनाव लड़ा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है वरुण भाई की बीजेपी के सामने या जो भी उनके एलाइड पार्टी है उनके सामने, राजद हो या ये विपक्षी एकता का जो गुफा छिड़ा हुआ है वो हो, कोई भी टिक नहीं पाएगा। क्योंकि बिहार का युवा समझ गया है कि कौन से लोग के पास अगर हम रहेंगे, जिनके पास सत्ता रहेगा, जो बिहार को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, उसमें राजद और जदयू तो बिल्कुल नहीं आते हैं। हाँ, आपने कहा कि चिराग पासवान भाई, अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए, व्यक्तित्व देखा जाए, तो बिहार का नेतृत्व करने में बिल्कुल वो सक्षम है। 2 बार के एमपी है, बिहार को कई बार घुमा है, देखा है, समझा है, इसलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। लेकिन अब वो तो जब अलायंस में, जिस महागठबंधन में जाएंगे हम लोग, या एनडीए में हो या कहीं और हो, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर चिराग पासवान जी का इंडिविजुअली पूछा जाए तो मुझे लगता है कि ही हैज ऑल काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू लीड दिस स्टेट। बिहार को और नेतृत्व कर सकते हैं। जी वरुण। सौरभ, आपने चिराग पासवान का एक इंटरव्यू किया, मैंने उस इंटरव्यू को देखा था, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने उन चीजों को
हमारे दर्शकों के सामने लाने का प्रयास किया, जिसमें हम कह सकते हैं कि भविष्य की राजनीति में किस तरीके से चिराग आगे बढ़ना चाहते हैं। आप जब चिराग से बात कर रहे थे, क्या आपको लगा कि शायद 2024 के चुनाव के लिए चिराग की फैक्टर हो सकते हैं बीजेपी के, और क्या कुछ चीजें सामने निकल के हैं आपकी बातचीत? जी बिल्कुल, दो चीजें तो मुझे स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया था कि एक, चिराग पासवान अपनी जो लोकसभा क्षेत्र है वो बदलेंगे इस बार। यानी 2024 में वो जमुई से नहीं बल्कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अपनी बातों को बीजेपी के सामने रख भी दी है। हालांकि बीजेपी का जवाब क्या मिला है ये मुझे नहीं पता। और दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान ने यह भी क्लियर कर दिया है बीजेपी के सामने कि आप मुझे पहले से प्रॉमिस करो कि आप मुझे लोकसभा और 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दोगे, तभी मैं आपके साथ जाऊंगा। और यही वजह है कि अभी तक चिराग पासवान जो हैं वो केंद्र में मंत्री बनने को तैयार नहीं हुए हैं, कारण उनकी जो शर्त है उस पर सहमति जो है वो अभी तक नहीं बनी। तो ये दोनों चीजें काफी अहम है, खासकर चिराग पासवान के लिए, क्योंकि वो पिछली बार धोखा खा चुके हैं। अब वो आगे धोखा खाना नहीं चाहते। तो वो चाहते हैं कि चाहे लोकसभा की सीट हो 2024 की बात हो या फिर विधानसभा की सीट हो 2025 की बात हो, वो सारी चीजें पहले से स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात, उन्होंने जो उनके पिता यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है हाजीपुर, अभी वहां से जो ये पशुपति पारस जो हैं वो सांसद हैं। तो निश्चित रूप से इस बार चिराग पासवान का दावा है कि वो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे और वो जमुई क्षेत्र भी अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई है और निश्चित रूप से मैं आपको कहूंगा कि चिराग पासवान में आज उनको यानी बीजेपी को फायदा नजर आ रहा है। इसीलिए चिराग पासवान के लिए बीजेपी चाहती है कि वो हमारे साथ आ जाए, एनडीए में शामिल हो जाए, क्योंकि चिराग पासवान ने पिछले 2 सालों में अपने आप को साबित करके दिखाया। आज सभी को पता है कि अगर उनकी वोट बैंक की बात करें तो वो चिराग पासवान के साथ है। तो निश्चित रूप से आगे क्या होगा नहीं होगा ये बीजेपी तय करेगी, लेकिन अपनी चीजों को साफ तौर से चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने रखा जी। कुंतल कृष्ण जी, सवाल ये है कि आखिर कब तक मान मनोबल चलता रहेगा? कब जो है वो जो हनुमान के तौर पे खुद को बताते हैं चिराग पासवान, उनको आप कहेंगे कि चलिए परिवार में आप भी शामिल हो जाइए? और क्या ये माना जाए कि 24 के चुनाव से पहले आपको विपक्ष से लड़ना है पूरे, तो विपक्ष से लड़ने के लिए पहले तो बिहार में स्थिति को सुधारना पड़ेगा आपको अपनी? वरुण जी, एक और चीज में बड़े स्पष्ट तौर पे बड़ी स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूं, 2024 का चुनाव दो धुरियों के बीच का चुनाव है। दो धुरियों के बीच का एक धुरी है जो भाजपा के साथ है, जिसका ध्येय सिर्फ एक ध्येय है, देश की सेवा। जो मैंने आपको कहा था ना कि तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण की राजनीति, उस धुरी का ध्येय संतुष्टिकरण की राजनीति है। इस बार तो विपक्ष भी जो है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है। इस बात को आप उठा रहे हैं, इस बार वो भी वो लेके चल रहा है। किस बात का राष्ट्रवाद? उनके राष्ट्रवाद की चर्चा करने लगूंगा तो पता नहीं यहाँ से मुझे भारत से निकल करके कहाँ तक जाना पड़ जाएगा। सौरभ को सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जी सर जी। विपक्ष ने अपना नाम भी रख लिया है, देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। अभी तक तो नाम ही तय नहीं हुआ है सौरभ जी। विपक्ष का तो आलम यह है कि इस नाम की चर्चा हम लोगों ने भी सुनी थी, उनमें आपस में इतना तालमेल भी नहीं है कि ये नाम आधिकारिक रूप से घोषित हो सके। डी राजा जी ने ये बात कही, उसके बाद किसी भी बड़े नेता के मुंह से ये बात आधिकारिक तौर पे नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी। लेकिन वो भी अब अपने आप को देशभक्त कर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं। चूंकि ये तो सौरभ जी यही तो है भाजपा का अफेक्ट, कि जो बिना देश की बात किए हुए कोई भी इस देश में राजनीति नहीं कर सकता। यही तो भाजपा का अफेक्ट है, यही तो माननीय नरेंद्र मोदी का अफेक्ट है कि देश की बात ही करनी पड़ेगी राजनीति करने के लिए। अब परिवार की बात और विदेश की बात छोड़ दें, अब तो आप देश और देशवासियों की बात करें तो ही इस देश में राजनीति कर सकते हैं। ये तो हमें धन्यवाद देना चाहिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, जिसने पूरा का पूरा पैराडाइम बदल दिया।
और मैं इस बात को फिर कहता हूं कि 2024 के चुनाव में सिर्फ 2 धाराएं हैं और हर व्यक्ति को जो राजनीतिक है उसे चुनना पड़ेगा कि वो इन 2 धाराओं में किसके साथ है। तटस्थ कोई नहीं रह सकता 2024 में। चिराग पासवान जी वैसे तो अभी पीछे चुनाव हुए थे हमारे यहाँ बिहार में, विधानसभा के उपचुनाव, उनमें तो चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे और अभी भी ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, जब बड़ा परिवार होता है तो बड़े परिवार में मुखिया से बातचीत होती है ना भाई। हम ही अपने परिवार में बैठते हैं तो अपने मुखिया से कहते हैं कि साहब हमें ये भी मिल जाता तो बेहतर होता। तो ये तो छोटी सी बात है। जहां पे बात इतने बड़े राष्ट्र के सामने, इतने बड़े गोल की आती है, राष्ट्र के सामने जब अगले 5 साल इस देश की जनता 5 साल किसके साथ रहेगी इसकी आती है, तो ये छोटी छोटी आपस की बातें, पर्सनल गेन्स, ये सब बहुत छोटी चीजें हो जाती है। और मैंने आप ही के चैनल पे कहा था कि भाजपा का विजन, भाजपा का मिशन और भाजपा का अम्ब्रेला बहुत बड़ा है। इसमें हर व्यक्ति के लिए जगह है जो कि भाजपा की तरह देश और देश की जनता की बात सोचता जी। लेकिन कृष्णा जी ये भी बात है ना कि चिराग पासवान एक बार बीजेपी से धोखा खा चुके हैं, तो इस बार वो चाहते हैं कि चीजें पहले से स्पष्ट हो जाए, तभी वो बीजेपी के पास जाए, बीजेपी के खेमे में जाए। सौरभ भाई, आपने ही जो किया था, आपने पॉलिटिक्स ही में, उनकी पार्टी को तोड़ी थी। जी सौरभ भाई, जो आप बात कह रहे हैं, ये धोखा शब्द राजनीति में बड़ा ही सब्जेक्टिव होता है, इसकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। किसको आप धोखा, जिसको आप धोखा कह रहे हैं, हो सकता है मेरे लिए वो मजबूरी हो या मेरा तो वो स्ट्रेटेजी का पार्ट हो। धोखा पॉलिटिक्स में जिसको धोखा कहा जाता है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव होता है। और सब्जेक्टिव चीजें तो समय के साथ सब्जेक्ट बदलते रहते हैं ना सौरभ जी। मैं आपको फिर कह मतलब रहा जब हूं, चाहे जिसको चिराग जी इस्तेमाल का, कर लिया, जब मतलब जी, जब चाहे जिसको इस्तेमाल कर लिया, फिर अगर मुझे नहीं नहीं जरूरत नहीं 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 है तो नहीं फिर नहीं उसको नहीं नहीं थ्रो नहीं आउट नहीं, कर दिया। इस्तेमाल शब्द बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। नहीं, इस्तेमाल अपने शब्द बड़ा 2000 ऑब्जेक्टिव होता है। आपने आप देखें जिस 2000 धोखे की आप बात कर रहे हैं सौरभ जी, जिस धोखे की आप बात कर रहे हैं, उस तथाकथित धोखा जो विपक्षी लोगों ने, ये तो विपक्ष के ये शब्दावली क्वाइन की गई कि चिराग पासवान धोखा खा चुके हैं। उस तथाकथित धोखा के बाद जितने भी चुनाव हुए बिहार में, अभी पीछे जो बिहार में चुनाव हुए, उपचुनाव तीनों, उसमें चिराग पासवान किसके लिए वोट मांग रहे थे बताएं आप? किसके कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे थे? दो गठबंधनों के बीच में चुनाव हो रहा था। किस गठबंधन के लिए वोट मांग रहे थे? वो भारतीय नहीं, जनता आपके पार्टी के लिए गठबंधन के लिए वोट मांग रहे थे। चुनाव का नहीं, लिटमस टेस्ट, राजनीति का लिटमस टेस्ट चुनाव ही होता है सौरभ जी। राजनीति का लिटमस टेस्ट वही होता है। और उस लिटमस इतना टेस्ट में आप देखिए समय जी। इतना समय क्यों लग रहा है चिराग पासवान को अपने पाले में लाने के लिए? इतना समय क्यों लग रहा है? भाई क्यों चिराग नहीं सुलह पासवान करवा हमसे रहे दूर आप? कहाँ है जो उन्हें पाले मिलाने की बात है? दूर कहाँ है आप? मैं बता आपको, मैंने अभी कहा ना कि राजनीति का लिटमस टेस्ट होता है चुनाव। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले जो चुनाव हुए थे उसमें चिराग पासवान किसके साथ खड़े थे बताएं? नहीं, भारतीय बिल्कुल जनता आपके पार्टी पास। के लिए उन्होंने वोट मांगा है, जनता से वोट मांगा है। तो चिराग पासवान, तो ऐसा कुछ, जब पिछले चुनाव ने उन्होंने हमारे लिए वोट मांगा तो हम कैसे मान ले कि वो हमारे पाले में नहीं है? बताओ, कह रहे हैं परिवार का हिस्सा है लेकिन सार्वजनिक तौर पे नहीं। परिवार, चिराग पासवान जी ने अपने कंडक्ट से इस बात को प्रूफ किया है ना सिन्हा साहब। चुनाव में उन्होंने हमारे लिए वोट मांगे हैं। राजनीति का लिटमस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ चुनाव ही होते हैं। परीक्षा में अगर किसी ने जो उत्तर लिख दिया वही उसकी जानकारी मानी जाती है। परीक्षा में पास या फेल होता है, परीक्षा में बीच में कुछ नहीं होता। चुनाव में चिराग पासवान जी, जो अभी सबसे ज्यादा नजदीक चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में चिराग पासवान जी ने भाजपा के लिए वोट मांगे हैं साहब। जी हम जी कैसे, जी, किसी के कहे पे हम क्यों चले जाएं? विनीत जी, विनीत जी, ये सवाल आपसे भी ले लेता हूं मैं कि आखिर ये दूरियां कब खत्म होंगी, कब एक साथ एकजुटता के साथ नजर आएंगे? विपक्ष से आपको लड़ाई लड़नी है, वहां आरजेडी, जेडीयू, महागठबंधन, तमाम पार्टीज इकट्ठी हो रखी हैं और अभी तक आपकी आपसी दूरियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जी, आवाज आ रही है मेरी आपको विनीत जी? आपने शायद म्यूट कर रखा है, एक बार उसको हटाइए।
लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है विनीत जी से हमारा। तो साफ है कि परिस्थितियां जो होती हैं वो समझा देते हैं कि भविष्य किस तरीके से तय होने वाला है। और बहुत बहुत शुक्रिया कुंता कृष्ण जी, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रोजाना आप जिस तरीके से इंफॉर्मेशन हमको देते हैं ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत खास है। विनीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृत्युंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज 24 बिहार झारखंड में हमारे साथ जितने दर्शक इस समय जुड़े हुए थे उनको हम बता दें कि हमारी सोच ये है कि हम हर खबर आप तक पहुंचाएं, उसकी स्थिति आपको बताएं, परिस्थितियों के अनुसार हालात कैसे हैं वो आपको समझाएं, उस खबर से आप कितने रूबरू हैं उसके सच को आपके सामने आने का प्रयास लगातार हम लोग करते रहते हैं, और शायद यही कोशिश हमारी रहती है। तो आरजेडी के 27 साल पूरे होने के बाद अब नजर इस बात की रहेगी कि जिस तरीके से मंच से लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तेजस्वी यादव सीबीआई का मुद्दा उठाते नजर आए और विपक्ष की एकजुटता की बात करते नजर आए, ऐसे में 24 के चुनाव निश्चित तौर पर समझाती हैं कि विपक्ष एकजुटता के साथ अगर चुनाव लड़ता है तो स्थिति बदल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 झारखंड के तमाम दर्शक जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए थे, और लगातार हम खबरों के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।